हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से एक बार। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डेफिनेट डबल इंटीग्रेशन को ज्योमेट्रिकली डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के बाद हमने उसके तीन केसेस देखे कि कैसे हम तीन डिफरेंट केसेस में डबल इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, लेते हैं। उसी पे बेस्ड फर्स्ट केस, जब हमारे पास लिमिट जो है कांस्टेंट फॉर्म में दी गई हो, न्यूमेरिक फॉर्म में दी गई हो, तो ऐसी सिचुएशन में डबल इंटीग्रेशन का एवेल्युएशन कैसे किया जाए। तो हमने जो तरीका सीखा था उसमें यही देखा था कि सपोज, फिर से एक बार हम उस चीज को देखें कि इन जनरल हमारे पास सपोज एक लिमिट है a टू b, एक लिमिट है c टू d। यहाँ पे हमको एक जनरल फंक्शन दिया गया है f of x y dx dy, या सेम टू सेम हम इसको लिख सकते हैं कि a टू b c टू d f of x y dy dx। देखिए होता क्या है, फंक्शन आपके पास किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या 1 अपॉन रूट वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो। फंक्शन हम यदि जनरली बात करें तो होता क्या है, जब हमको ये नहीं पता हो कि x की लिमिट कौन सी है, y की लिमिट कौन सी है, कौन सा इंटीग्रेशन पहले होगा तो कौन सा बाद में होगा, तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमको फर्स्ट वाले को छोड़ना है, लास्ट वाले को छोड़ना है, बीच में एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन dx आया, मतलब इंटीग्रेशन x के लिए जो लिमिट हमको देखने को मिलेगी पहले वो x की लिमिट। जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसको फिर से हम रिजल्ट को क्या करें, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करें, लिमिट को हम मानेंगे y की लिमिट। अब यदि सिचुएशन ऐसी होती कि पहले dy होता बाद में dx होता, तो फिर क्या करते, पहला छोड़ा लास्ट छोड़ा बॉक्स बनाया। अब हम क्या करें, dy आया मतलब ये इंटीग्रल y के लिए होगा और रिमेनिंग जो है वो x के लिए होगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे, बॉक्स को हमको याद रखना होता है कि फर्स्ट और लास्ट छोड़े, बीच का जो वैल्यू है, dx आया तो x के लिए, dy आया तो y के लिए। x के लिए जब इंटीग्रेशन होगा तो y कांस्टेंट, जब आप यहाँ y के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x कांस्टेंट, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y कांस्टेंट होगा, x की न्यूमेरिकल लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेफिनेट वैल्यू आपको मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमको इस तरह से इंटीग्रेशन दिया जाता है 0 to 1 0 to x f of x y। अब यहाँ यदि हम एग्जांपल ले लें f of x y की, सपोज x plus y dx dy, या यदि सेम लिमिट के लिए हम इसको कहते हैं 0 to 1 0 to x x plus y dy dx। तो जब हमारे पास कांस्टेंट के फॉर्म में लिमिट है तो हमारे पास कोई चॉइस ही अवेलेबल नहीं है, हमको सिर्फ बॉक्स पे जाना है और उस हिसाब से जो आपको पहले मिला dx, तो सेकंड इंटीग्रेशन पहले हम x के लिए करें, जो रिमेनिंग है जो बाहर की साइड के हमको हम हमेशा लास्ट में करते हैं। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट लिमिट के लिए कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होती, बस बॉक्स बना के हम पैटर्न समझ लेते हैं कि हमें पहले किसको इंटीग्रेट करना है, कौन सी लिमिट x की है, कौन सी लिमिट y की है। बट यदि सिचुएशन ऐसी होती कि एक कांस्टेंट लिमिट एक वेरिएबल लिमिट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है वेरिएबल लिमिट की, मतलब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लिमिट की। यहाँ आपके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होती, जो रूल है उसके हिसाब से ही अपने को काम करना होता है। यहाँ तो जो पैटर्न बना है उस पर हमने काम किया। यहाँ यदि मान लो वेरिएबल कौन सा आया, x, तो x से मतलब ये लिमिट होगी y की। हम हमेशा जानते हैं कि x जो है वो किसका फंक्शन होता है, x का जो फंक्शन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो x से मिलके बना मतलब ये y कहलाएगा। अब लिमिट हो गई आपकी y की। अब यहाँ भले dx लिखा हो या dy पहले लिखा हो, इसके कोई मायने नहीं होते हैं। जैसे यहाँ हमने सेम लिमिट के लिए एक बार dx लिखा, एक बार dy लिखा, या dy लिखा dx लिखा, इनका कोई वैल्यू जो है वो नहीं होता है, इनके मायने खत्म हो जाते हैं। यदि वेरिएबल लिमिट आया है मींस डेफिनेटली हमको सबसे पहले जो है वो वेरिएबल लिमिट को ही सॉल्व करना होता है। मतलब हम यहाँ पे y का जो लिया है तो इसको हम मानेंगे y is equal to 0 to x, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जो भी y की लिमिट 0 to x है, जितने भी y होंगे यहाँ से x में कन्वर्ट होंगे, फिर पूरे रिजल्ट को हम x का रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे और जो ये कांस्टेंट लिमिट होगी फिर वो x की कहलाएगी। अब यहीं यदि सिचुएशन को थोड़ा सा और बदल के सपोज 0 to x की बजाय हम 0 to y कर देते हैं, या 1 to 1 plus y कर देते हैं, इस प्रकार से कोई भी y का फंक्शन अपेयर होता, तो हम जानते हैं कि y हमेशा क्या होता है, f of x, या x क्या होता है, f of y। तो आप ये देखिए कि x की लिमिट है, x की टर्म में है लिमिट,
तो वो y कहलाएगा, और यदि y की टर्म में है तो वो x की लिमिट होगी। अब यहाँ वेरिएबल कौन सा अपेयर हुआ, y, तो लिमिट किसकी हुई, x की। तो स्वाभाविक सी बात है जो रिमेनिंग इंटीग्रेशन हुआ वो किसकी लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, y की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यदि वेरिएबल लिमिट है तो जो वेरिएबल है उस हिसाब से हम उसकी लिमिट को तय कर लेते हैं। y यदि वेरिएबल है तो लिमिट x की होगी, x यदि वेरिएबल है तो वो डेफिनेटली किसकी लिमिट रिप्रेजेंट करेगी, y की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि वेरिएबल लिमिट x की है, सपोज x 0 टू y है, तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, मतलब dx पहले आएगा और उसके बाद dy आएगा। यदि 0 टू x आया मतलब वो लिमिट हुई y की, मतलब y की लिमिट आप पहले सॉल्व करेंगे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको x के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन था इसका कि कैसे हम लिमिट्स को सेट करते हैं। केस नंबर 1 पे आज हम काम करेंगे, ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब हमको दोनों लिमिट्स कांस्टेंट के फॉर्म में दी गई हो तो कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। आने वाले लेक्चर्स में फिर हम दोनों दूसरे केसेस भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जब एग्जाम में हम देखते हैं इक्वेशन जो आते हैं वो 3 टाइप से आते हैं, या तो दोनों कांस्टेंट लिमिट पे आ जाए, या फिर एक वेरिएबल लिमिट हो एक कांस्टेंट लिमिट हो। तो दोनों पे हमने ये तो डिस्कशन समझ ही लिए, कांसेप्ट समझ ही लिए कि कांस्टेंट लिमिट के केस में क्या होता है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट लिमिट हो तो क्या होता है। अब थर्ड जो केस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। एक्चुअल में वहां पे हमको लिमिट नहीं दी जाती है, हमें डायरेक्टली ये कहा जाता है कि इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r ऑफ द फंक्शन x² + y² dr। dr कहें या dx into dy लिखे, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जहां r जो है एक रीजन होता है जिसको हमें बताया जाता है कि वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स, या अलग अलग लाइन से अलग अलग कर्व से जो है ये r बाउंडेड होता है। सपोज हमें कह दिया जाए x + y = 1, x = 0, y = 0, ये दो ऑर्डिनेट्स हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया x + y = 1। आपका r जो एक बाउंडेड रीजन है, किस से बाउंडेड है, एक स्ट्रेट लाइन x + y = 1 से, एक लाइन x = 0 से, एक लाइन y = 0 से। अब इस बाउंडेड रीजन में हमको x² + y² का डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, बाउंडेड रीजन को डिफाइन करेंगे, उसके माध्यम से हम लिमिट्स निकालेंगे। मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस लें या y एक्सिस लें, उस बेसिस पे यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट तय होता है, इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होता है। मतलब बेसिकली हमने जो देखा वो 3 टाइप के इंटीग्रेशंस पूरे सिलेबस में हमें देखने को मिलेंगे। पहला कांस्टेंट लिमिट, दूसरा एक कांस्टेंट एक वेरिएबल लिमिट, और तीसरा दोनों ही प्रकार के लिमिट न गिवन हो बल्कि हमें क्या दिया हो, एक बाउंडेड रीजन दिया हो। तो तीनों केसेस के लिए अलग अलग हम काम करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कांस्टेंट लिमिट वाले फंक्शंस के लिए डबल इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आने वाले वीडियोस में वेरिएबल लिमिट और बाउंडेड रीजन के लिए भी हम डबल इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। अब यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0 to 1, इसको हम और सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख लें, 0 to 1, फिर थोड़ा सा गैप दें, 0 to 2, x² + y² dx और dy। अब रूल के हिसाब से यदि कांस्टेंट लिमिट है तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली बॉक्स बनाना होता है। फर्स्ट को छोड़ा, लास्ट को छोड़ा, बीच का जो उसका बॉक्स बनाए। तो यदि यहाँ पे हम बॉक्स बनाए तो हम देखें ये जो बॉक्स है अंदर आया dx, तो मतलब ये लिमिट जो है वो किसकी होगी, x की। बाहर गया dy, मतलब फर्स्ट जो होगा वो y का लिमिट रिप्रेजेंट करेगा। अब बड़े आसानी से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इस इंटीग्रल को सिंपलीफाई करना चाहें तो फर्स्ट है आपका लिमिट y = 0 to 1। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब x² का इंटीग्रेशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा x³ / 3, y² चूंकि कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट उसका 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा x, और x जो है वो इंटीग्रेट होगा 0 से लेके 2 तक लिमिट के बीच में, और बाहर है अपने पास dy। थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, तो पहला तो आएगा y = 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लिमिट रखें तो x की प्लेस पे हम रखने जा रहे हैं 2, तो 2³ हुआ आपका 8/3 प्लस अगेन x की प्लेस पे हम रखें 2, तो ये हुआ 2 और इंटू y²। चूंकि लिमिट जो है वो x के लिए रखनी है, y एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यदि आप लोअर लिमिट लें तो लोअर लिमिट में x को 0 करें,
तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट में पूरा 0 हुआ, तो हमारे पास बचेगा 1/3 प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए अब इंटीग्रेट फिर से किया जाए किसके रेस्पेक्ट में, y के। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8/3 तो हुआ हमारा कांस्टेंट, और 1 का इंटीग्रेशन किया y के रेस्पेक्ट में हुआ y प्लस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में y³ फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो अपर लिमिट में y को हम रखें 1, तो ये हो जाएगा 8/3 प्लस 2/3, और लोअर लिमिट में क्यों y को 0 करेंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमें क्या मिला, 8 प्लस 2 इट विल बी 10/3। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन जो था डबल इंटीग्रेशन का, हमने बॉक्स वाली प्रोसेस के माध्यम से बड़ी आसानी से उसका वैल्यू निकाल लिया। सिर्फ ये तय करना होता है कि कौन सा इंटीग्रेशन पहले हो, x के लिए या y के लिए, कौन सा लिमिट x का है कौन सा लिमिट y का है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी पैटर्न पे यदि लें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें इंटीग्रल जो है, अब इसको भी हम इसी प्रकार से लिखे, सेकंड क्वेश्चन को 0 to 1, 0 to 1। अब चूंकि यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो आप किसी को भी पहले करें कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांस्टेंट लिमिट में जब दोनों इंटीग्रेशंस की लिमिट सेम आ जाती है तो हम पहले x को करें या y को करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब अपने पास इंटीग्रेशंस की जो लिमिट्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट आए, तो अपने को प्रोसेस को ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे फिर भी हम वही प्रोसेस फॉलो करें कि हम पहले लिखे dy अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, हमने दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट में कर लिया। अब इनटू क्या है dx, तो इनटू dx। रूल ये कहता है कि आप बॉक्स बनाए, पहला छोड़े लास्ट छोड़े, तो ये पहला छोड़ा ये लास्ट छोड़ा, तो देखिए यहाँ पे अंदर आया हमारे पास dy, मतलब ये जो लिमिट है किसकी हो गई, y की, बाहर गया x, मतलब फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन जो है वो x की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इंटीग्रेशन करें तो x इज इक्वल टू 0 to 1। अब यदि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करें y के रेस्पेक्ट में तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने की वजह से ये चले जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। अब हमारे पास बचा यहाँ पे dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, dy अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहां y आपका 0 से लेके 1 तक है। अब इसको यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू 0 to 1। अब ये हम जानते हैं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, जहां y जो है हमारा 0 से लेके 1 तक का है, और बाहर हमारे पास dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यदि हम करें तो x इज इक्वल टू 0 to 1 पे, अब देखिए साइन इनवर्स y where y varies from 0 to 1, if we take y is equal to 1 तो it will be sin inverse 1, तो sin inverse 1 sin की कौन सी वैल्यू के लिए हमें मिलेगा, π/2 वैल्यू के लिए, तो sin इनवर्स ऑफ sin π/2 मतलब वैल्यू हमें मिला π/2। तो अपर लिमिट पे हमको फंक्शन का वैल्यू मिला π/2, और लोअर लिमिट पे यदि हम फंक्शन को कैलकुलेट करें तो sin इनवर्स y और y 0, sin इनवर्स 0 होता है 0, अब इनटू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो π/2 माइनस 0 जो है वो π/2 बनेगा, π/2 कांस्टेंट टर्म होने की वजह से इंटीग्रेशन से आ गया बाहर, तो ये π/2 अंदर बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन अभी हमने इसका किया साइन इनवर्स x, x इज इक्वल टू 0 to 1। अगेन जब आप अपर लिमिट लेंगे तो अपर लिमिट में हम देखें साइन इनवर्स 1 अगेन π/2 पे आएगा, तो साइन इनवर्स sin π/2 इट विल बी π/2 एंड माइनस साइन इनवर्स 0 इट विल बी अगेन 0, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे π/2 माइनस 0 मींस π/2, तो π/2 इनटू π/2 इट विल बी π²/4, जो कि सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर बनता है। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड दोनों इंटीग्रेशंस को हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट किया, इवेल्युएट किया। कहने का मतलब बस इतना सा होता है कि जब हमको लिमिट जो है इंटीग्रेशन में, डबल इंटीग्रेशन के इवेल्युएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लिमिट का। लिमिट
या तो कांस्टेंट टर्म में गिवन है, एक लिमिट कांस्टेंट है, एक लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है, या फिर लिमिट न देते हुए बाउंडेड रीजन दिया जाए। तीनों पे बेस्ड हम बहुत अच्छे से यहाँ पर हर एक केस को डिस्कस करेंगे। आज हमने कवर किया केस नंबर 1, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे केस नंबर 2, जिसमें हम ये देखेंगे कि यदि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लिमिट है, एक वेरिएबल लिमिट है, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को किस प्रकार इवेल्युएट किया जाता है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।